हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। ये नई सीरीज शुरू हुई है। वैसे तो चैनल ही नया है, पर ये सीरीज नई शुरू हुई है और इसका मेन पर्पस है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। और शुरू क्यों किया गया, अगर उसको मैं ब्रीफली 1 मिनट में बता पाऊँ तो वो ये है कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो जेई हो, नीट हो, आपके लेवल का 12th के लेवल के एग्जामिनेशंस, तो जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसका एक पैटर्न होता है। और जो एग्जामिनेशन सेटर्स होते हैं उनको भी एक हिदायत होती है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने हैं तो अगली बार जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इस तरीके से बनेंगे। इसीलिए आप देखना कि जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि प्रीवियस सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन देखो देखो ज़रूर देखो। ठीक, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, सवाल आएगा, मैं उसका जवाब बताऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। और जो 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जगहों पे जो प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पहली बात तो कहीं एनालिसिस नहीं होता। जो डिस्कशन हो भी रहा होता है वो सिर्फ सवाल, उसका जवाब, सवाल जवाब आगे बढ़ जाते हैं, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं। रिपीट क्या होगा, रिपीट क्या होता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्या रिपीट होता है कि जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस जो आते हैं 4, उन्हीं ऑप्शन से अगला सवाल बन जाता है, अगली बार अगले साल क्वेश्चन बन जाता है। इवन इसी साल अगर आप देखोगे सीयूटी में, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूएनडीपी के ऊपर, ठीक, और फिर यूएनडीपी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर अगली सेट में पूछा गया कि एचडीआई रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो एनटीए ने आपको क्वेश्चंस दिए हैं और जो ऑप्शंस दिए हैं, समझो कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को और उन ऑप्शंस को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपका 80% काम कंप्लीट है। पढ़ाई एक तरफ जो आप करते हो वो हार्ड वर्क है और ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हैं, हम फटाफट से करते हैं, वीडियो की लेंथ छोटी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, among the options 3 have similar properties, find out the word not matching with others। इनमें से जो आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, 4 वर्ड्स हैं, पल्लवा, चेरा, चोला, चंडेलास। इनमें से कौन से 3 सिमिलर हैं और कौन से मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने हिस्ट्री को तमीज़ से पढ़ा है, तो तमीज़ से नहीं भी पढ़ा है ना, एक बार देख भी लिया है, तो आपको मैप आपके दिमाग में आ गया होगा कि चोला, चेरा, पंड्या जो है वो साउथ इंडिया में नीचे की तरफ है और चंडेलास नहीं है उसमें, तो उसी से आप टिक कर दो। ये जो 3 डायनेस्टी हैं ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी हैं और चंडेलास नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी, ठीक। अब इन चारों के बारे में 2-2 लाइन जान लेते हैं कि अगली बार इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। तो पल्लवा डायनेस्टी 600 सालों तक इन्होंने रूल किया, 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी सीई या एडी, जो भी आपको बोलना है बोल दो। आज के टाइम पे वो कांचीपुरम का, आज का जो टाइम है कांचीपुरम का साउथ में, उस जगह पे वो लोग रूल करते थे। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, ये अपने आर्किटेक्चर, अपने रॉक कट टेम्पल्स के लिए पॉपुलर थे। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये वीडियो भी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही सर्कुलेट होगी, जो जितने भी लोग इसे थोड़े बहुत देखेंगे, तो हमारे लिए ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला, यही सब आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। लेकिन इससे बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साउथ इंडिया में बनाए गए, जैसे, और उसी को दिखाने के लिए जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें वही महाबलीपुरम का रॉक कट टेम्पल दिखाया गया था। और वो रॉक कट टेम्पल बनाया किसने, इन्हीं पल्लवास ने, ठीक। उसी को रॉक कट टेम्पल क्या है, ये कि जो एक चट्टान है ना, उसी को काट छांट के उसी से एक पूरा का पूरा आकार, एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया गया, ठीक। अमेजिंग था वो उस टाइम पे। अगले हैं चेराज और चोलास। चेराज ने 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी सीई तक रूल किया। कहाँ रूल किया, आज के प्रेजेंट डे केरला, जहाँ पे केरला मैंने कहा था वो 3 नाम साथ में, तो जो केरला वाला पोर्शन है वहाँ पे चेराज रूल करते थे। चोलाज ने भी तमिलनाडु का जो रीजन है बगल में ही, वहाँ पे 9th से 13th सेंचुरी तक रूल किया। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अभी आई है, अमेजन पे भी है, पोनियन सेल्वन। पोनियन सेल्वन क्या है, 1970s, वो मतलब वो रियल स्टोरी नहीं है, वो चोला के अराउंड एक ब्रिलियंट सा आइडिया बनाया गया और उसे कहा जाता है कि इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है। जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं उसमें, तो उस बुक में भी वैसे हैं। और एक्चुअली मूवी में भी मणि रत्नम की वो मूवी है, उसमें भी वैसे ही दिखाया गया है, ऐश्वर्या राय भी हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो चोला के ऊपर ये मूवी भी बनी है और ये 9th से 13th सेंचुरी के बीच में इन्होंने तमिलनाडु के रीजन पे रूल किया। यही चोला एम्पायर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने
मैरीटाइम ट्रेड के लिए, मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए, क्योंकि अपने टाइम से एंशिएंट इंडिया में एक ऐसी, आप लोग सोच के देखो, एक ऐसी डायनेस्टी जो इंडिया के बाहर जाकर श्रीलंका, मालदीव्स और इन सब जगहों को रूल कर रही है, जो बाहर हमारे टेम्पल्स है कंबोडिया वगैरह में, वो क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे जो रूलर्स थे इंडिया में, साउथ इंडिया में, उन्होंने बाहर जाके बाहर की टेरिटरीज को कैप्चर किया और वहाँ पे फिर चीज़ों को बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट चंडेलास, राजपूत डायनेस्टी थी, ये भी 9 से 13 सेंचुरी के बीच में चली। और अगर अगली बार, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है चंडेलास, और अगर अगली बार आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि खजुराहो टेम्पल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, वो किसने बनवाया, तो उसका आंसर भी होगा चंडेलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक, वो पॉपुलर स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन भी यही कि अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये 5 नाम दिए गए हैं आपको, इसमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक, तो इसका आंसर क्या है वो बता देने से पहले ये अगली स्लाइड पे चलते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज कब कब आई थी। तो ये है 5 डायनेस्टीज, इसमें नीचे मुगल डायनेस्टी मिसिंग है, कोई बात नहीं, पर ये 6 डायनेस्टीज हैं जिसमें मेजरली जो नॉर्थ इंडिया का रूलिंग पीरियड है उसको डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी आई थी, टाइम पीरियड ये रहा, और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद खलजी डायनेस्टी इस टाइम पीरियड पे 1290 से 1320 के बीच में आई थी। फिर तुगलक डायनेस्टी आई थी, 1320 से लेके 1414 तक रही। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक डायनेस्टी के थे गियासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी आई जिसके फाउंडर थे खिज़र खां, और अगली डायनेस्टी थी लोडी डायनेस्टी, टाइम पीरियड सामने लिखा हुआ है, और उसके फाउंडर थे बहलुल लोदी। और फिर 1526 में जब ये हट गए सत्ता से, फिर आए बाबर इंडिया में, और वहाँ से फिर मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, और वहाँ से फिर मुगल डायनेस्टी आगे चली। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताओ कि लास्ट मुगल रूलर कौन था इंडिया में। हिंट के लिए बता देता हूँ कि वो 1857 की क्रांति में भी थे। ठीक, कमेंट करके बताओ। तो अब वापस सवाल पे आते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो ये 5 रूलर्स हैं। सबसे पहले कौन आए थे? मैंने बोला ना, सबसे पहले ऐबक आए थे। अब ये थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी, ये जो सैयद स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मोहम्मद गोरी का था। मोहम्मद गोरी इंडिया आए, और उस वक्त इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे कि जो स्लेव्स आते थे और वो मदद करते थे चीज़ों को स्टैब्लिश करने में, और उसमें जो सबसे काबिल स्लेव होता था वो फिर जाकर सुल्तान बन जाता था। जैसे आज हम बहुत बात करते हैं ना कि डेमोक्रेसी है और चाय वाला प्रधानमंत्री है, ऑल दोज थिंग्स, उस तरीके से इस टाइम पे भी था कि काबिलियत के दम पर, ये तो बाद में होने लगा कि भाइयों में लड़ाई हो रही है और वो, खैर वो भी काबिलियत की ही लड़ाई होती थी, जो भी कह लो आप, किसी भी तरीके से एंगल से देख सकते हो। पर ये मोहम्मद गोरी ने लाके इस्टेब्लिश किया। फिर वहाँ से एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ से बने, फिर इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान, और यहाँ से फिर चीज़ें चलने लगी आगे। तो आंसर है इसका CBAEDC। ठीक, गोरी, फिर ऐबक, फिर तुगलक, फिर खिलजी, फिर तुगलक, और फिर बाद में तैमूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who authored the book titled Human Rights and Terrorism in India? 4 नाम आपको दिए हैं, सतविंदर जस, सुब्रमण्यम स्वामी, वी कृष्ण अय्यर या केरल प्रसाद। ठीक, आंसर है इसका सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन अगर अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कि सतविंदर जस ने कौन सी बुक्स लिखी, क्योंकि NTA के हिसाब से ये 4 राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्होंने इसे ऑप्शन में दिए, तो ये भी हम देख लेते हैं। वरना तो आपको 1000 राइटर्स हैं और उनकी 10,000 बुक्स हैं, कितना पढ़ोगे आप? लेकिन NTA के हिसाब से ये 4 राइटर इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ऑप्शन सतविंदर जस, जो UK के लॉयर थे, और इनकी 2 बुक्स हैं, द लॉ ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, या इमिग्रेशन पे कोई और भी अगर बुक आ जाए और सतविंदर जस का नाम हो, तो यहाँ आप ऐसा कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो। ठीक, कि इन्होंने लिखी होगी, इमिग्रेशन पे यही लिखते थे। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अभी रिसेंटली राम टेम्पल के ऊपर इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। इमरजेंसी के टाइम जब इंडिया में एक बस 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, तब इनका ये भी था कि भेष बदल कर पार्लियामेंट जाकर स्पीच दे के आए थे।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना एंड इंडिया, हिंदुइज्म एंड साइंटिफिक वेस्ट एंड इंडियाज चाइना चैलेंज, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी। नेक्स्ट वी कृष्ण अय्यर, वेजेस एंड लॉ, लॉ लिबर्टी सोशल जस्टिस एंड जस्टिस एट वर्क, ये 3 बुक्स इनकी हैं। एक बार आप 2 बार और पढ़ना, आपको याद रहेंगे। केरल वसत की इंपॉर्टेंट बुक है द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये इनकी बुक है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, चौथा सवाल है कि 25 सितंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब वही जो हमने बात की थी, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। तो अंत्योदय दिवस ये क्या है? अंत्योदय का मतलब होता है द राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी इंसान का भी राइज हो। ठीक, तो मतलब ये जो आजकल हम बात करते हैं हैव्स और हैव नॉट्स की, और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, वो खाई बढ़े ना फटे, जो लोग आगे बढ़ गए हो पीछे वाले लोगों को भी आगे लेके जाएं, या पूरा इंस्टीट्यूशन पूरा सिस्टम ऐसा बने कि बराबरी पे लोग आ पाए। तो ये है अंत्योदय का कॉन्सेप्ट, द राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। किसकी बर्थ एनिवर्सरी भी 25 सितंबर को मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, अब ये 4 ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए के हिसाब से, इसीलिए उसने ऑप्शंस में दिए हैं, तो हम इनको भी पढ़ेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ये डीयू के अलावा जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वो बीएचयू है, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसके अलावा जो काम इन्होंने किया है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उस पर आपको हाँ करना है। जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो है द म्यूट बट इंटेंस हाथरस, और एक और इम्पोर्टेंट बुक है इनकी फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, आईआईटी, आईआईएम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो आज इंडिया के पास है वो इनकी देन है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, इस सब की बात होती है तो वो भी इन्हीं की देन है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हमने बात कर ली है, इन्होंने ही फिलॉसफी दी थी अंत्योदय की, विच मीन्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कि ये भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। उसी भारतीय जनसंघ का एक ब्रांच आज बीजेपी पूरे इंडिया पे, मतलब भारतीय जनसंघ कन्वर्ट फिर होकर बीजेपी बन गया, और वो रेस्ट इज हिस्ट्री किया आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरा बीजेपी। देन राजेंद्र प्रसाद, द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, और उसके इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ इज 8 सेकेंड्स, 2.6 सेकेंड्स, 4.3 सेकेंड्स या 1.3 सेकेंड्स। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ही अटेम्प्ट करना, वरना 5 मार्क्स मिलते तो हैं पर उसमें 1 मार्क्स कटता है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक, 0.20%। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.13 सेकेंड्स। अब चंदा मामा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगली बार आपसे पूछा गया तो अगली स्लाइड के को पढ़ने के बाद आप वो सब सॉल्व कर पाओगे। मूनलाइट, सबसे पहली बात मूनलाइट है क्या? तो इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मून से निकलती है, अर्थ तक पहुंचती है, और उसी रेडिएशन के अलग अलग फेजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, जिनको हम अलग अलग चांद के कलरों के नाम से जानते हैं। इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, और जो एग्जैक्ट स्पीड है वो हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। 299 6 डिजिट का ये नंबर है जो 299 से शुरू होता है। अगर ये फैक्ट पूछा है कि कितनी देर में पहुंचती है 1.3 सेकेंड्स, तो ये भी पूछ सकते हैं कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर्स। ओके, नाउ द लास्ट इज मून इज टाइडली लॉक टू द अर्थ। अच्छा, इससे पहले आई होप आप सभी को पता है कि जो मून और अर्थ के रिलेशनशिप है, उसी के बाद ये जो ओशियन में टाइड्स और वेव्स जनरेट होते हैं वो उसी के बाद जनरेट होते हैं। ठीक, तो अगर टाइड्स और वेव्स का रीज़न क्या है तो वो मून है, और द मून इज टाइडली लॉक टू द अर्थ, ये क्या है? आई होप आप सभी लोगों ने बचपन में वो घूमनी वाला खेल खेला है। ठीक, या अभी भी रिसेंटली जब स्कूल में हो गए तब हाथ पकड़ के जो 2 लोग घूमते हैं, तो वो जो जब 2 लोग घूमते हैं तो उनका फेस एक दूसरे के सामने ही होता है। यही अर्थ और मून के साथ भी है कि ये जो एक दूसरे अराउंड रोटेट रिवॉल्व करते हैं,
ये इस स्पीड से और इस डायरेक्शन पे, इस एंगल पे करते हैं कि अर्थ से मून का सिर्फ एक ही पार्ट, एक ही फेस दिखता है, बाकी पार्ट्स नहीं दिखते हैं, ठीक। इसीलिए इसे कहा जाता है कि मून इज टाइडली लॉक टू द अर्थ। ओके, तो अब हमने 5 सवालों के कॉन्सेप्ट्स और उनके जो ऑप्शंस आए थे उनको भी अच्छे से एनालाइज कर लिया और उसके बारे में भी जान लिया। तो इससे रिलेटेड एनटीए ज़रूर पूछेगा, और जब पूछेगा तब आप उसको आंसर कर पाओगे। और PYQ एनालिसिस का हमारा मकसद यही है कि ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कराए और उसके ऑप्शन कराए और खेल खत्म और दूसरी वीडियो बनाने लगे, और ऐसा कुछ नहीं। कि भले ही क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी भी हम लेंथ भी छोटी रखेंगे और क्वालिटी ऐसी रहेगी कि जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। अगर आप एक भी क्वेश्चन देख रहे हो तो उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।